हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक सेकेंड ईयर का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपने को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट में हो, तो उस कंडीशन में जो डील करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट में हो तो उस कंडीशन में उसके फिनोमेना के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरफ एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करता है व्हेन द चार्जेज आर एट मोशन। जब चार्जेस क्या हो, मोशन में हो, तो उस कंडीशन में जो डील करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। बट फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोला गया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज आर एट रेस्ट। यहाँ बोल लिख सकते हैं, एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज आर एट रेस्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा क्या है माइनस क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, जनरेट करता है। माइनस क्यू क्या जनरेट करता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करता है। नो डाउट डायरेक्शन अलग अलग है दोनों का, अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे बिना मोशन के, चार्जेस मोशन में नहीं है तभी भी एक क्या जनरेट कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट कर रहे हैं, बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करता है, बट डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। ये प्लस क्यू चार्ज बाहर की तरफ है, ये क्या है, अंदर की तरफ है। या ये बोलें कि प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ, इस तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये जनरेट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो चार्जेस हैं किस में हैं, रेस्ट में है, तभी भी यहाँ पे फिनोमेना हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। फिर यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये सब भी किस में आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल हमको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ठीक, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है, ठीक। तो अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, वही मैंने बोला कि जब चार्जेस व्हेन द चार्जेज आर एट मोशन, रेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब चार्जेस मोशन में कैसे होते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ने होते हैं, उस सब चीज़ें अभी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिलहाल 2 मिनट के लिए बताऊंगा बस, ठीक है। बट फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए, ठीक है, आगे बता रहा हूँ। हाय गाइस, अब हम लोग पढ़ेंगे कि जब चार्जेस रेस्ट में हो तो क्या चीज़ें जनरेट होती हैं, जब मोशन में हो तो क्या चीज़ें जनरेट होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये चार्ज है, चार्ज का कंडीशन 2 हो सकता है, एक ये रेस्ट में हो सकता है, दूसरा ये क्या हो सकता है, मोशन में हो सकता है। जब ये मोशन में होगा तो दो टाइप के मोशन होते हैं, आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, एक एक्सेलरेटेड मोशन, दूसरा अनएक्सेलरेटेड मोशन। जब e इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जब e इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जब e इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में जो चीज़ें जनरेट होती हैं, क्या चीज़ जनरेट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। 2 चीज़ें जनरेट होती है। बट e इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा ही, इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट होगा। बट जब चार्जेस रेस्ट में हो तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक है, कि जब रेस्ट में हो तो सिर्फ क्या जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट करता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज एक ऐसा इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है या फिर इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट करता है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है, ठीक है।
अब हम लोग जान लेते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक ऐसा इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो किसी फंडामेंटल पार्टिकल्स का जस्ट लाइक मास, ठीक है। लेकिन इसके बीच में कुछ डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चार्ज और मास के बीच में यदि हम लोग चर्चा करें तो बोला ये जाता है कि जो चार्ज है, चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पे, ठीक है। ये बाद में आप लोग पढ़ेंगे क्यों जो अपोजिट चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जो सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें जनरेट होती हैं, एक रिपल्सिव फोर्स, दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स। तो चार्ज और मास के बीच में यदि थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करें तो बोला ये जाता है कि जो चार्ज है यहाँ पे जो जनरेट होता है वो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। और इसमें लेकिन हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है किसी से दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है, न्यूटन ने क्या बोला था, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक। अब हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले एक थोड़ा सा रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल सा रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है कि जो मास होता है, रेस्ट मास, वेलोसिटी और उस बॉडी का मास के बीच में एक रिलेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², ठीक है। तो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, और m0 क्या है, रेस्ट मास है, ठीक। और v क्या है, वेलोसिटी है उस बॉडी का, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, सॉरी लाइट है। अब यहाँ पे इस रिलेशन से ये पता चलता है कि जब कोई भी बॉडी है, ठीक है, यदि वो मोशन में है तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा v बढ़ेगा तो एक क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये जब क्वांटिटी बढ़ेगा तो होल क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। जब होल क्वांटिटी घटेगा नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला, तो अपने आप टोटल ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि m का बात करें तो m इज, है ना, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, घटेगा तो टोटल चीज़ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि यदि मासेस मोशन में है तो उस कंडीशन में जो उसका मास होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। बट फिलहाल हम लोग क्या मानते हैं कि जो मास ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट मास के बाद बराबर मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बहुत ही कम होता है लाइट के मुकाबले, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, और m = m0 होता है। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता, क्वांटम लेवल पे तो ऐसा होता नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि जैसे यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इसको रिवॉल्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये कितना हो स्पीड से बढ़े, तो इसका स्पीड आप लोग को पता है 10⁶, 10⁷ के आसपास होता है, ठीक है। तो ये कितना हो स्पीड से बढ़े लेकिन उसका चार्ज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मतलब क्यों रेस्ट हो या फिर मोशन में हो, दोनों का चार्ज क्या होता है, सेम होता है। हाँ, मास में चेंज होता है, मास में क्या होता है, चेंज होता है क्वांटम लेवल पे। बट फिलहाल लेकिन चार्ज का बात करें तो रेस्ट में जो चार्ज होता है वही चार्ज उसके मोशन में भी होता है, ठीक है। जब मोशन करे चार्ज तब भी उतना ही चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19, और रेस्ट में हो तभी उसका चार्ज तो उतना ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम लोग कि चार्ज क्या होता है, एक कंजर्व होता है, ठीक है। चार्ज कंजर्व होता है, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड होगा। अभी जस्ट आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, क्लियर है। लेकिन मास के साथ ऐसा नहीं है, मास कंजर्व्ड नहीं होता है, ठीक, मास कंजर्व्ड नहीं होता। हाँ, इसका एनर्जी कंजर्व्ड होता है, या फिर ये बोले कि इसका एनर्जी मास में चेंज होता है, दूसरा मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, बट इटसेल्फ मास कंजर्व्ड नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कि मास इटसेल्फ चेंज नहीं होता, बल्कि क्या चेंज होता है, एनर्जी चेंज होता है। मास को एनर्जी में चेंज किया जा सकता है और एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है, बस बेसिक डिफरेंस यही है। और एक क्या होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं चार्ज के बारे में थोड़ा सा। और
क्योंकि अभी हम लोग ने बोला कि जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के बारे में। तो हम क्यों ना इसको डिटेल में पढ़ लें कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। फील्ड तो बात की बात है, फील्ड अभी बहुत दूर है, पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम इलेक्ट्रिक फोर्स जाएंगे, उसके बाद फील्ड्स के बारे में चर्चा। हाँ, अब जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। इसके फंडामेंटल चार्जेस क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, और उसके बाद फिर से इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे की तरफ मूव करा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लें कि जो इसका एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, क्या होता है, कूलम होता है, ठीक। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका एसआई यूनिट तो कूलम होता है, ठीक है। बाय द वे, सीजीएस यूनिट में मेजर करना है इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो हम क्या करेंगे, तो एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मतलब सीजीएस सिस्टम में, इन सीजीएस सिस्टम हम लोग इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं ESU। तो ESU और कूलम में क्या रिलेशन होता है, तो 1 कूलम में 3 × 10⁹ 9 ESU। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम करेक्ट, देन 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है ऑफ चार्ज, ठीक है। ये जान लिया। अब इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। अब जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में आएगा तो उस कंडीशन में थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। बट फिलहाल इस चीज़ को हमें जल्दी जल्दी थोड़ा सा प्रोसीड करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका यूज़ वहीं पे काम आएगा, कहाँ पे, जहाँ पे कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन में काम आ सकता है, ठीक है। इसीलिए बताना जरूरी है। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि इसका डायमेंशन क्या होता है। आप लोग क्लास 10th में पढ़ रखे हैं कि जो Q होता है, Q = I × T होता है। जो I का यूनिट होता है या फिर डायमेंशन होता है, क्या होता है, कैपिटल I होता है। और टाइम का जो डायमेंशन है T होता है। तो यहाँ से पता चलता है कि जो इसका डायमेंशन है वो क्या है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, m⁴0 l⁴0 I और उसके बाद T। इसका डायमेंशन आपका ये हो गया। इसका डायमेंशन क्या होता है, m⁴0 l⁴0 I × T होता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसको स्केलर, जैसे हम रियल नंबर्स ऐड करते हैं उसी तरफ चार्जेस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे कि लिख लीजिएगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। इट कैन बी एडेड जस्ट लाइक स्केलर नंबर्स या फिर रियल नंबर्स, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि 1 कूलम चार्ज है, 3 कूलम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज है, इसको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 + 1 6। यदि इसमें -2 कूलम है तो माइनस हो जाएगा, तो 3 + 1 4 -2 कूलम, ठीक। तो इस तरह हम लोग इसको ऐड करते हैं। उसके बाद जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, क्वार्क्स हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या होते हैं, चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स में आते हैं। अब इसके जो चार्जेज हैं वो क्या है, आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, चार्ज एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1 माइनस साइन आगे जरूर, 10⁻⁻19 कूलम। सेम है चार्ज एन प्रोटॉन, क्या होता है, +1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ, मास में कुछ अंतर पड़ता है, मास में काफ़ी डिफरेंस होता है। ये आपका 9.1 × 10⁻31 के आसपास होता है और ये -28 के आसपास होता है, 10⁻28 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है मास में, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बाद हमको ये पढ़ना है कि पॉजिटिव चार्ज कब होता है, नेगेटिव चार्ज कब होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, चार्ज एक होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा एक चीज और कि इस हम इलेक्ट्रॉन से ही हम लोग सारा चीज को डील कर रहे हैं। मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस कंडीशन में जो चार्ज होगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। यदि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग प्रोटॉन का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे रीजन यही है कि जो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज तो जीरो होता है, न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, बोल सकते हैं जीरो भी होता है, मतलब चार्ज दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। कोई बॉडी है तो न्यूट्रल है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर चार्ज नहीं है, चार्ज है, बट जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन से ही क्यों डील करते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोटॉन है, होता भी है, प्रोटॉन क्या होता है? न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होता है, बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो वो आसानी से, मतलब लूजली बाउंड होता है, आसानी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आ सकता है। ठीक है, उसीलिए हम लोग जो भी यहाँ पे डील कर रहे हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन से डील कर रहे हैं। क्लियर है? तो उसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कब जनरेट होगा? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब पॉजिटिव चार्ज कब जनरेट होगा? जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है? अब इसके बाद चार्ज के बारे में हम लोग भी जान चुके हैं। ठीक, अब टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। एक चीज़ और बता दूं चार्जेस के बारे में, जैसे यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? अच्छा, चार्जेस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे He2+ है। ठीक है, He2+ है, हीलियम-2+, इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा। यदि H+ है तो क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 कूलम होगा, क्योंकि प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इतना अच्छी समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में अगले उसको क्लिप में उसको मैं डालूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक, हाय गाइस, अब हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अगला टॉपिक ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ठीक है, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और यहाँ से एक आध क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, अब नहीं बनते हैं तो नहीं बोला जा सकता, बट बनते हैं, एक आध क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं, चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है, मतलब कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में जो टोटल चार्ज होता है किसी भी बॉडी का, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक, चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब होता है अंडरस्टूड दैट टोटल चार्जेस रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब साफ है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम चार्ज है और यहाँ पे -3 कूलम चार्ज है। एक कोई सिस्टम है, एक क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं रिएक्शन हो रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज कितने हैं? अभी भी हमने बताया है इसके पहले वाले क्लिप में, वीडियो क्लिप में, कि चार्जेस को हम लोग स्केलर जैसा ट्रीट करते हैं, रियल नंबर जैसा ट्रीट करते हैं। इसको एडिशन क्या करते हैं? रियल नंबर जैसा ट्रीट करते हैं। तो 2 कूलम -3 कूलम कितना हो गया? -1 कूलम। रिएक्ट, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग को पता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट साइड बोलते हैं। तो प्रोडक्ट साइड में भी टोटल जो चार्ज होना चाहिए कितना होना चाहिए? -1 कूलम होना चाहिए। जैसे यहाँ बोला कोई 4 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे क्या कितना कूलम चार्ज होगा? तो सिंपल सी बात है, कितना होगा? -5 कूलम। तभी तो इसको जोड़कर हमारा कितना आ जाएगा? -1 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, इसको हम लोग न्यूमेरिकली एक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं? जो इनिशियल जो चार्ज होता है वो फाइनल चार्ज के बराबर होता है। इनिशियल चार्ज कितना है? 2 कूलम -3 कूलम इज इक्वल टू Q फाइनल कितना है? 4 कूलम प्लस
Q, ये हमको नहीं पता। 2 - 3 -1, इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा Q, तो Q चार्ज हो गया, कितना हो गया -5 कूलम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्जेस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे पढ़ना है अपने को एक चीज़ और, चार्ज कंजर्व्ड होता है। ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व्ड होते हैं। उसके बाद ये ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ये क्रिएट होता है। चार्जेस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये सब आप लोग को पता है। ठीक, इसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है कि चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। बेसिकली क्वांटाइजेशन होता क्या है ये समझ लें। आप लोग को पता है क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक फिक्स्ड अमाउंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट बोल सकते हैं कि जैसे क्वांटाइजेशन हेडिंग डाल लीजिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब सिंपल सी मतलब है कि ये फिक्स्ड अमाउंट, कोई भी चीज़ फिक्स्ड अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि कोई चिप्स का पैकेट है, तो कोई चिप्स का पैकेट क्या बोलेगा, 1 पैकेट लाओ, 2 पैकेट लाओ, 3 पैकेट लाओ, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना कि आधा पैकेट लाओ, 1.25 पैकेट लाओ, है ना, 2.25 पैकेट लेकर आओ, ये सब चीज़ें तो कोई नहीं बोलेगा। सिंपल ही बोलेगा 1 पैकेट लेकर आओ, 2 पैकेट लेकर आओ, तो एक फिक्स्ड पैकेट। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कि एटमोसिटी, क्वांटाइजेशन का एक और नाम देते हैं एटमोसिटी, क्या, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी ऑफ चार्ज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को केमिस्ट्रिक लैंग्वेज में मैं बता दूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक और नाम देते हैं एटोमिसिटी ऑफ चार्ज, एक फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड एटम। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो फंडामेंटल चार्ज होता है उसका क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इंटीग्रल मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब बोला जाता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई प्लस माइनस, डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ दैट चार्ज। Q इक्वल टू प्लस माइनस N ही होता है। N क्या होता है, इंटीजर होता है, इंटीग्रल नंबर होता है। E क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और Q क्या होता है, उस बॉडी पे जो चार्ज हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, Q बोलेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि इट सेज दैट चार्ज ऑन अ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज E। ठीक है, जैसे Q इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई, मतलब N क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह। ध्यान दीजिएगा, जो भी एग्जिस्ट करेंगे वो क्या एग्जिस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली। पहला चीज, दे एग्जिस्ट, चार्जेस एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये नोट कर लीजिएगा, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, पहला पॉइंट इसी में, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। दूसरा चीज ये है कि जो चार्जेस हैं वो डिस्क्रीट मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, दे डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्क्रीट मैनर। ठीक, पहला दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज ये है कि ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एप्लीकेबल है। माइक्रोस्कोपिक पे क्यों नहीं है,
मतलब सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही एक क्या है एप्लीकेबल होता है, मैक्रोस्कोपिक पे तो नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक पे तो नहीं होता। ऐसा इसलिए कि जैसे मान लीजिए कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हो, कोई एक ज़्यादा सा बॉडी, बड़ा सा बॉडी, तो इसमें क्या होंगे, चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। जब बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो इसमें से निकाल लें या फिर डाल लें, कोई फ़र्क इसमें पड़ने वाला नहीं है, ऐसा इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यही बोला जाता है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो क्या डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि वो कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट हमारा क्या होना चाहिए, एक डिस्क्रीट मैनर में होना चाहिए, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि बाय द फ्रैक्शनल के फॉर्म में हो, e/3 के फॉर्म में हो, 2e/3 के फॉर्म में हो, इस टाइप के फॉर्म में हो, तो क्या होते हैं बेसिकली, साइड में जान लीजिए क्वार्क्स होते हैं वो। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, वो सब क्या होते हैं, क्वार्क्स होते हैं। ठीक, अब इससे बेस न्यूमेरिकल हम लोग आगे मैं असाइनमेंट में दे दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं आगे कल डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा कि चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, दूसरा चीज़ क्या पढ़ा कि चार्जेस क्वांटाइज होते हैं, तीसरा चीज़ इसी में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिकली कि वो स्केलर होता है, उसको जो चार्ज को ऐड करते हैं स्केलर जैसा ऐड करते हैं। उसके बाद एक और चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइक चार्जेस रिपेल, लाइक जो चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिपेल करते हैं, वो चार्जिंग के केस में मैं थोड़ा सा करा दूंगा और वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा इसके बेसिस पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।